कि सभी लोग फॉरेस्ट में रह रहे हैं, ठीक है, इतने सारे लोग फॉरेस्ट में रह रहे हैं। विद द हेल्प ऑफ डेवलपमेंट एंड सिविलाइजेशन कुछ इसमें से बाहर आ गए और बाहर आकर वो रहने लगे। और ये फॉरेस्ट एरिया, अब होता ये है कि इनमें से कुछ तो बाहर आ गए और इन्होंने फैमिली अपनी बनाई और एक नई दुनिया तैयार कर ली। बट ग्रेजुअली यहां पर क्या होता है, डिवीजन ऑफ लेबर काम करता इनिशियली, और एक टाइम के बाद डिवीजन ऑफ लेबर इस तरह से काम करता था कि कोई भी किसी भी काम को कर सकता था। शुरू में जब स्टोन एज में रहे होंगे तो बहुत लिमिटेड वर्क था ह्यूमन बीइंग के पास, खाना मतलब शिकार करना, अपने आप को प्रोटेक्ट करना और सो जाना, बस इतनी लाइफ थी उनके पास, इससे ज्यादा नहीं। इंस्टा चला रहे हैं रात में बैठ के, ऐसा नहीं है ना, तो लिमिटेड उनके पास काम था। तो आप देखोगे ग्रेजुअली जब हम मूव करते हैं डेवलपमेंट की ओर तो वहां पर काम बढ़ने लगा, तो काम बढ़ गया तो डिवीजन भी बढ़ गया। डिवीजन नॉर्मल था। ग्रेजुअली होता क्या है कि जो बंदा एक काम का एक्सपर्ट हो गया, धीरे धीरे हम बाय डिफॉल्ट उसको ही वो काम देने लगे, फिर वो काम जो भी रहा हो। तो अलॉटमेंट जब हुआ उस वक्त कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं था, सभी लोग मिलकर वो सारे काम किया करते थे। बट ग्रेजुअली होता है लॉन्ग टर्म में, जब ये डिसाइड होने लगा कि ये काम कुछ और तरीके से डिवाइड होना चाहिए, स्पेशली पोस्ट वैदिक एरा, तो पोस्ट वैदिक एरा में वो डिस्क्रिमिनेशन अब चालू होता है। अब यहां से आर्यंस भी आ चुके हैं, और आर्यंस जब आए तो वो इंडिया के बाहर के एनवायरमेंट से आते हैं, हाइट हेल्थ अच्छी थी, फेयर स्किन थी उनकी, और उसकी वजह से वो एक अलग पहचान में देखे जा सकते हैं। तब तक इंडिया में जो कॉन्सेप्ट था वो दास कॉन्सेप्ट था, ठीक है, ऐसा थ्योरी में लिखा है, इसके बहुत कोई हमारे पास एविडेंस नहीं। तब तक इंडिया में जो जितने थे उनका कलर थोड़ा ऑफ था उनकी स्किन कलर से हमारा, तो उन्होंने ज्यादातर लोगों को नीचे के काम में लगाया। वहीं से आप देखोगे वर्ण व्यवस्था या वर्णा सिस्टम चालू होता है। आर्यंस की वजह से वर्णा व्यवस्था को हम पढ़ते हैं, आर्यंस एंड नॉन आर्यंस, ये दो कैटेगरी थी। और उसके बाद ग्रेजुअली आप देखोगे कास्ट सिस्टम डिजाइन होता है कि कुछ लोग वॉर में जाएंगे, कुछ खेती किसानी करेंगे, कुछ बिजनेस करेंगे, और कुछ सर्विस इंडस्ट्री में होंगे जो सर्विस प्रोवाइड करेंगे, और बाकी जो टॉप हायरार्की में है वो गॉड के नजदीक हैं, वो गॉड की पूजा और उस तरह की पढ़ाई लिखाई करेंगे, पढ़ने लिखने वाले उन्हीं को माना गया। अब इसमें एक अच्छी चीज क्या थी, दैट वाज कंसीडर्ड एज ओपन सोसाइटी, इसको ओपन कहा गया। एंड व्हाट, मोबिलिटी वाज अलाउड, मोबिलिटी वाज अलाउड, कोई भी कहीं भी जा सकता था, नीचे का बंदा यहां जा सकता था, यहां का नीचे आ सकता था, व्हाटएवर। ग्रेजुअली वी शिफ्टेड टू द क्लोज्ड सोसाइटी एंड दिस मोबिलाइजेशन वाज नॉट अलाउड इन पोस्ट वैदिक एरा। अब ये मोबिलाइजेशन रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया कि जो नीचे वाला है वो नीचे रहेगा, जो यहां है वो फिक्स कर दिया हमने। और यही फिक्सेशन धीरे धीरे कास्ट सिस्टम में कन्वर्ट हो गया। और यहां से जब आप कास्ट की बात करते हो, CASTE, तो ये आता है कास्टा से। पोर्चुगीज ने ये सिस्टम डेवलप किया, उन्होंने ये टर्म दिया। एंड कास्ट बेसिकली डिवीजन ऑफ लेबर को उन्होंने कहना चाहा, बट वो पर्टिकुलरली जैसे जैसे हमने कास्ट बोला वो डिवीजन ऑफ लेबर से एक फिक्स स्टाइल में कन्वर्ट हो गया, जहां आपकी पहचान आपके काम से होने लगी। तो बुरा नहीं था, लेकिन जब उसे फिक्स कर दिया कि नहीं आपका बेटा भी वही काम करेगा, उसके साथ जब हमने कोई सोशल मीनिंग अटैच कर दिया तब प्रॉब्लम शुरू हुई। काम में प्रॉब्लम नहीं थी, प्रॉब्लम कहां पर शुरू हुई, जब हमने कोई सोशल मीनिंग अटैच किया किसी काम के साथ। जब आप कोई सोशल मीनिंग, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट वर्ड है सोशल मीनिंग, कि ये काम गंदा है इसलिए आप करोगे, ये काम सिर्फ यही लोग करेंगे, और यहां से प्योरिटी और इंप्योरिटी का कॉन्सेप्ट शुरू होता। प्योरिटी वाले काम वो थे जिनमें काम करने से हाथ गंदे नहीं होते थे, इम्प्योर काम उनको कहा गया जिनको करने से हाथ गंदे होते थे। और ये दो कैटेगरी धीरे धीरे टचेबल्स अनटचेबल्स की बन गई यहां पर, आ रहा समझ। और वो कैटेगरी
आप देख पाते हैं हायरार्की में उनको हमेशा दूर रखा गया। तो ये कुछ लोग थे जो जंगलों में रह गए और वो जंगल के बाहर नहीं आए, और यही कौन है आज की डेट में? ये ट्राइब्स है। ट्राइब्स और शेड्यूल कास्ट में क्या फर्क है? इतना ही कि वो सिस्टम में पहले आ गए थे, सोसाइटी के बीच में पहले रहने लगे, और इनके बीच वो चीज डेवलप नहीं हुई, और ये सिविलाइजेशन में पीछे भी रह गए। आप देखोगे आज भी कुछ ऐसी जगह है जहां पर इनके पास पहनने ओढ़ने के लिए नहीं है। हम तो हजारों साल से ऐसा करते आ रहे हैं ना, तो इसका मतलब वो लोग कितने पीछे हैं। तो वो आज भी वैसे ही रहते हैं, जैसे अंडमान निकोबार में, ऑस्ट्रेलिया में, अफ्रीका में, बहुत सारी जगह पर ऐसे लोग हैं जिनको डेवलपमेंट का डी भी नहीं पता भी, तो उनकी लाइफ चल रही, मैनेज हो रही, उनको ज्यादा कुछ चाहिए भी नहीं, उनको डेवलपमेंट भी नहीं चाहिए। इनफैक्ट कई हजारों सालों से वो ऐसे ही घूम रहे हैं, उन्होंने घर भी नहीं बनाया अपना। जबकि हम हजारों सालों में जो इधर आए वो डेवलप कर गए, सिविलाइजेशन में आगे बढ़ गए। हम कहां चांद तक जाने की तैयारी कर रहे हैं, अभी भी वो बिना कपड़ों के घूम रहे हैं। तो हुआ यही कि वो उनका स्टेटस ट्राइब्स का होके रह गया, आपका स्टेटस यहां पर इंडिया में शेड्यूल कास्ट का हो गया। अब ये दोनों को रिजर्वेशन 1931 में, आपको याद होगा, मैकडॉनल्ड अवार्ड वहां से शुरू होता है, ठीक है, और 31 से हमने रिजर्वेशन स्टार्ट कर दिया, और इस रिजर्वेशन का बेनिफिट मिला भी। अब लेकिन गवर्नमेंट को यह समझ में आता है कि एक कोई और कैटेगरी है जहां पर ना तो वो एससी है ना तो वो एसटी है, बट फिर भी पॉवर्टी उनके बीच में। इन दोनों को हमने माना काफी पुअर पीपल हैं, डेवलपमेंट में काफी पीछे रह गए। तो ऐसे लोगों को 1983 में हमने पहचाना अदर बैकवर्ड क्लास के नाम से, ठीक है। फिर उनको बोला गया बैकवर्ड क्लास, क्योंकि सर्वे में यह भी आया कि क्लास में और भी दूसरे लोग भी हैं। जैसा आपने आंसर दिया तो पता चला कि मुस्लिम कम्युनिटी के लोग भी जो गांव में रह रहे हैं काफी पुअर हैं, बट दे आर नॉट पार्ट ऑफ एससी और एससीज, एंड दे आर नॉट पार्ट ऑफ हिंदू धर्म ऑल्सो। तो फिर उनका डेवलपमेंट कैसे होगा? तो उनको पहचाना गया। सिख धर्म में भी कुछ होंगे, क्रिश्चियंस में भी कुछ होंगे, तो इन सभी को जो पहचाना गया, तो बैकवर्ड क्लास आप देखोगे ओबीसी का सर्टिफिकेट हिंदुओं में किसके बेसिस पर मिल रहा है? ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। जबकि यही चीज मुस्लिम्स में होना है, मान लो ओबीसी का सर्टिफिकेट बनना है तो ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन वर्क विच इज डिफाइंड इन दी पर्टिकुलर एक्ट। उस एक्ट में जितने काम को लिखा गया होगा, आपको प्रूफ देना पड़ेगा कि आपके पूर्वज या आपके परदादा उस काम को किया करते थे, तब जाके आपको ओबीसी का सर्टिफिकेट मिल पाएगा। आ रहा है समझ में? अब ओबीसी होने का जो बेनिफिट नॉर्मल हिंदुओं को मिलता है, वही बेनिफिट इधर भी इनको मिल रहा है। फिर इसमें एक क्लॉज लगाया गया ओबीसी में, और वो आपको पता है क्रीमी लेयर का क्लॉज लगाया गया। माना गया कि जब आपको रिजर्वेशन मिल रहा है तो आपकी इनकम तो अच्छी है, कुछ घरों में इनकम अच्छी है, क्योंकि हमने अब माना कि पर्टिकुलर कोई, मान लो बॉन्ड नाम की जाति कुछ जगह पर गरीब है तो कुछ जगह पर अमीर है वो लोग। तो हमने कहा ये ओबीसी में तो आते हैं बॉन्ड, लेकिन इनके पास पैसे बहुत है। तो फिर गवर्नमेंट ने देखा एक काम करते हैं हम इसमें, मतलब कोर्ट के ही ऑर्डर पर हुआ, क्रीमी लेयर का क्लॉज लगा दिया कि एक पर्टिकुलर इनकम के ऊपर है तो आपको उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, आपका ओबीसी स्टेटस खत्म नहीं होगा, दैट विल बी रिमेन देयर, बट यू वोंट गेट एनी बेनिफिट स्पेशली फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। एज रिलैक्सेशन या फिर अटेम्प्ट ज्यादा मिलना, ये आपको बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे, या जॉब में जो आपको बेनिफिट्स मिलते हैं वो नहीं मिलेंगे। आप इलेक्शन लड़ सकते हो ओबीसी के नाम का, उसमें क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये सिर्फ जॉब के लिए या एग्जाम्स के लिए, उसमें आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा ओबीसी का। मेकिंग सेंस? क्लियर है? तो अब यहां से आप देखोगे कि जो मुद्दा निकल कर आया कि अब कुछ लोग एसटी भी नहीं है, एससीज भी नहीं है, ओबीसीज में भी नहीं आते हैं, अब वो गरीब हैं, दे आर पुअर पीपल। अब क्या करें? क्योंकि रिजर्वेशन तो आपने इनको सोसाइटल बेसिस पर दे दिया, इनको भी सोसाइटी के बेसिस पर दे दिया, इनको सोसाइटी प्लस इकोनॉमिक दोनों बेस है। अब जो प्योर इकोनॉमिक बेस है, जिनका कोई सोसाइटल रीजन नहीं है, उनका क्या करें? फिर वो जनरल भी हैं, ओबीसी भी हैं, एसटी एससी जो भी हैं।
तो जो लोग बचे हुए हैं रिजर्वेशन से किसी भी कीमत पर, उनको अब हमने क्या किया, EWS का रिजर्वेशन दिया। और ये ज्यादा लोगों को पसंद आता है बिकॉज इसमें लॉजिक्स, कोई तुक्का नहीं है, लॉजिक्स है, जस्ट बिकॉज ऑफ पेमेंट। तो पेमेंट बेसिस पर ये रिजर्वेशन डिसाइड होता है। तो अब हमारे देश में EWS का रिजर्वेशन भी दिया जा रहा है।